आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, क्योंकि गजा के लोगों ने, फिलिस्तीन के लोगों ने संगीन के सायों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं, एक तो जो इटली से जहाज चला है उस पर हमने फजील अहमद साहब से बात की, इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो इब्राहिम तरार बुर्किनो फासो, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के उस 400 मस्जिद वाली ऑफर को ठुकरा दिया, वापस कर दिया। कहा आप मुझे 400 मस्जिदों की तामीर के लिए मदद मत कीजिए, आप पहले जाइए और गजा में लोगों की मदद कीजिए, ये उन्होंने कहा। इसके साथ साथ, जिस पर आज मैं बात करूंगा, इसके साथ साथ जो जहाज चला इटली से, उसका क्या इंपैक्ट है, कहां पहुंचा, क्या असर दिखाई दे रहा है, उस पर भी हमने बात की फजील अहमद साहब से। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर आ रही है, मैं रोकूंगा। फिरोज अहमद बख्श साहब, एक बड़ी खबर यहाँ पे नूर साहब ने कहा और ये वाकई बड़ी है। फदील साहब, एमबीएस को इब्राहिम तरार बुर्किना फासो का जोरदार तमाचा, 400 मस्जिद बनवाने का ऑफर टुकरा दिया और कहा अगर मदद करना है तो गाजा के भूखे प्यासे लोगों की पहले मदद करो, उसके बाद जो है वो हम कुछ करेंगे। और दूसरी चीज मैं जरूर चाहूंगा कि उस पर आखिर में आप बात करें फजील अहमद साहब। जिस तरह से एक छोटा सा जहाज जो इटली से चला है 700 किलोमीटर तक वो पहुंच गया है, आज वहां पे ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, यानी खतरा बहुत बड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि ये इजराइल को डर है कि अगर ये जहाज पहुंच गया तो दुनिया जो है वो उसमें इंकलाब आ जाएगा? फजील साहब, छोटा सा जहाज, लेकिन जिस तरह से वो बढ़ रहा है और ये कह के बढ़ रहा है कि हम इजराइल की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, और दुनिया जो चुप है वो बहुत डरावना है, तो हम उस चुप्पी को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और आज उस पर ड्रोन देखा गया और ड्रोन यही कि उस पर मारने की जाहिर है कि कोशिश होगी। आपने भी कहा था कि रोकने की कोशिश होगी, उस पर कुछ भी हो सकता है। फजील साहब, क्या डर है इजराइल को इस छोटे से जहाज से भी? कि हाथी जो है उसको चींटी परेशान कर सकती है, उसकी जान भी ले सकती है। ये दुनिया में जो सच्चाई है, लड़ाई का तरीका जो है सिर्फ ज्यादती नहीं, बम से नहीं होती है, लड़ाई बहुत तरीके से भी होती है। जिस तरह से जहाज लेके वो आगे बढ़ रहा है, ये ड्रोन दिखा रहे, हो सकता है इनकी टेरिटरी में जब आवे तभी ना कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, और कर देंगे तो वो भी तो सोच के ही आए हैं। वो मैंने कहा से कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी ना मरे, मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे बहादुर लोग जब हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर देते हैं, इतिहास में इनका नाम लिखा जाता है। अगर ये सक्सेसफुल वहां तक पहुंच गए और इन्होंने जा करके कुछ मदद की, पूरी दुनिया को वो तस्वीर दिखाई देगी। अभी तो वेस्टर्न मीडिया कुछ गल्फ की उसमें कुवैत के समय जब इराक का हमला हुआ था, कुछ तस्वीरें उसमें से उठा लेते हैं, कुछ और जगह सीरिया में जो बम्बार्टमेंट हुआ था, कुछ तस्वीरें वहां से उठा लेते हैं। वेस्टर्न मीडिया को ना आप बहुत गौर से जब उनका वीडियो और फोटो देखिएगा तो उसमें से 90% तस्वीरें सीरिया में जब बमबाजी हो रही थी पहले, उस दौरान की हैं, और कुछ गल्फ वार की हैं। फिलिस्तीन और गजा की कम तस्वीर है उसमें। आप उस तस्वीर को अगर मैच करेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये तस्वीर गजा की है। कुछ तस्वीर वो उठा लेते हैं, कुछ वीडियो उठा लेते हैं, पुराना सीरिया में जब बम्बार्टमेंट शुरू हुआ था अल बगदादी के टाइम में, उस वक्त की कुछ तस्वीर उठा लेते हैं, कुछ वीडियोज उठा लेते हैं, और कुछ गल्फ के टाइम में कुछ पुराने तस्वीर और वीडियो उठा लेते हैं, और उनको मिक्स मैच करा करके दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं। और जितना उन्होंने गजा को डूबते हुए, टूटते हुए, मरते हुए दिखाया, दुनिया का ध्यान गजा की तरफ चला गया, ये उल्टा दाव पड़ गया। और आज तो मुझे एक ऐसा, मतलब हम जब पढ़े अखबार सॉरी न्यूज में कि हमास जो है, अब्दाद जो लिखा था, अचानक से मुझे इलाहाबाद दिख गया वो।
मतलब मेरा नजर का धोखा था। मैं कहा कि इलाहाबाद में हमास कहाँ पहुंच गया, तो मेरा ध्यान आपकी तरफ चला गया कि भाई मुमताज भाई तो कुछ नहीं कर दिए इलाहाबाद के तो यही है। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे के मैंने पढ़ा कि भाई ये इलाहाबाद नहीं है, अबदाद है ये फिर मुझे राहत मिली कि अच्छा ठीक है, मुमताज भाई नहीं है कम से कम, क्योंकि इलाहाबाद में हमास की कोई बात होगी तो हम मुमताज भाई को ही याद करेंगे। और दिल्ली में भी आज एक वांटेड नेतन्याहू का पोस्टर लगा, मालूम है आपको? दिल्ली में आज चाणक्यपुरी में वांटेड नेतन्याहू वांटेड का पोस्टर लगा है। अभी पुलिस उसकी छानबीन कर रही है कि किसने है लगाया, क्या लगाया। बहरहाल आज भारत में भी वो नेतन्याहू पहुंच गए, इसी तरह से दुनिया भर में पहुंच रहे। और दुनिया भर के लोग 17 जून आने वाली है ना, अभी एक जहाज पहुंच रहा है। अभी तो जहाजों का, और इसके पहले 303,000 जहाज का की परेड ईरान ने कर चुका है। तो अभी तो एक जहाज पहुंच रहा है। 17 तक आते आते देखिएगा कितने दुनिया के जहाज फिलिस्तीन पहुंचने लगेंगे, गजा पहुंचने लगेंगे। इजराइल रोक नहीं पाएगा अब किसी को, चाहे जितना भी डरवा ले। अब इजराइल के बस का नहीं है, और इजराइल का उठाया हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। वो भले गोली दुश्मन को मारेगी, फजील साहब, लेकिन वो गोली उलट के इजराइल को लगेगी। वो गोली फजील साहब, मारे ये किसी को। इसके साथ साथ एमएमसी न्यूज इंडिया बार बार ये बात अपने माहिरीन के जरिए दिखा रहा है कि किस तरह से हमास जो है वो मुकाबला कर रहा है। अल-कसाम ब्रिगेड कैसे घेर रहा है आईडीएफ को, और कहां कितने लोगों को अब तक बंधक बनाया, कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये खबरें जो है वो चल रही हैं। आखिर लोग इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे, क्यों ये मान के चल रहे हैं कि इजराइल तो फतेहयाब हो गया, जबकि तस्वीरें बड़ी वाज़ेह हैं। जहां एक तरफ हूती बार बार हमले कर रहा है, अभी देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पे बड़ा हमला किया है फिलिस्तीन 2 मिसाइल के जरिए। इसके साथ साथ अभी मरकावा टैंक को जिस तरह से अल-कसाम ब्रिगेड ने तबाह किया है, वो तस्वीर भी सामने। फिर सवाल ये है कि लोग मानते क्यों नहीं। इस पर भी हमने फजील अहमद साहब से सवाल किया कि आखिर वजह क्या है कि लोग यकीन नहीं करते। देखिए इस पर उन्होंने क्या कहा। फिरोज खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, और वो जो कल हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे। अब फिरोज खान साहब ने कहा है कि मुमताज भाई, फदील भाई से पूछिए, ये इजराइल का एक टीवी है 7 इजराइल, 7 इजराइल नेशनल न्यूज चैनल है, वो बता रहा है कि गाजा में 70,000 आईडीएफ मारे गए हैं और मिसिंग हुए हैं। यानी 70,000 में कुछ मारे गए हैं और बहुत सारे मिसिंग हैं। 7 यहाँ पे 7 इजराइल नेशनल न्यूज चैनल पे, ये अब पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस पे ये खबर चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। फदील साहब, मैंने तो आज से 4-5-6 महीना पहले ही ये बात आपको बता दी थी। तब संख्या कम थी, अब संख्या ज्यादा हो गई है। मिसिंग भी है 40,000 50,000 कम से कम मिसिंग है। कल भी आपने कहा था कि इससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, और आज ये टीवी पे आप ही की न्यूज तो नहीं चला रहे वहां हो सकता है। और सुन लीजिए, जो मर गए ना सैनिक, उनकी बॉडी भी उठाने इजराइल नहीं आया। वहीं सड़ रही बॉडी, कंकाल बन गया बॉडी का। वहीं जहां गजा के आसपास जो आईडीएफ मारी गई, वहां से किसी की डेड बॉडी उठाने नहीं आया इजराइल। वहीं पे सड़ रहे वो लोग, उनके कंकाल बन गए वहां पे। और क्या किया हमास ने कि उनके बॉडी में माइंस लगा देते थे। अगर कोई बॉडी उठाने आ रहा है तो वो माइंस ब्लास्ट कर जाती थी, और 8-10 इजरायली और आईडीएफ लोग मारे जाते थे। इसके डर से जो मर गया उसको कोई उठाने नहीं आ रहा है, वहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा है। और अगर कोई उसको लोकल आदमी उठा के दफन वफन कर दे तो वो अलग बात है। लेकिन जितने भी इजरायली सैनिक मारे गए हैं, किसी का डाटा ही नहीं है इजराइल के पास। आईडीएफ के कितने सैनिक घायल हैं, कितने मर गए, कितने तो घायल अवस्था में छोड़ दिया और वो मर गए। हमास के लोग वहां जा नहीं रहे थे, और अगर कोई बच गया तो हमास के लोगों ने उसका इलाज करके अपने हाथ पास रख लिया। तो अभी तो जब ये नेतन्याहू को जाने दीजिए, अभी इंक्वायरीज होंगी, बहुत कुछ होगा। दोनों लोग जब टेबल पर बैठेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। वो इजराइल करे चाहे ये। अब लेकिन एक बात तो तय है मुमताज भाई कि इजराइल के पास अपने सैनिकों का कोई डाटा नहीं है। कौन सैनिक पोस्ट छोड़ के भाग गया, कौन सैनिक मारा गया, कौन सैनिक घायल है,
कौन कहाँ है, कौन घर पहुंचा नहीं पहुंचा, किसी का कोई डाटा उनके पास नहीं। हम लोग के जो देश में सिस्टम है, हमारा जनरल मरेगा या सिपाही मरेगा, हम उसको राजकीय सम्मान के साथ विदाई देते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये नहीं है वहां पे, इजराइल में ये सिस्टम नहीं है। जो मर गया, उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। इसी तरह से उनके 1 लाख से, उनके पास तो 4.5 लाख सेना थी ना, इस समय 2 लाख खत्म है उनका। 2 लाख नहीं है उनके पास, 2 लाख का डाटा नहीं है इजराइल के पास कि हमारे 2 लाख सैनिक कहाँ हैं। और 1 लाख तो बीमार की छुट्टी लेके भाग गए। अभी उनके पास ज्यादा 1 लाख भी सैनिक नहीं है इस वक्त एट प्रेजेंट। और रिजर्व सैनिक तो पूरे ही भाग गए। रिजर्व सैनिक तो आ रहे हैं, अपना एंट्री कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं। और बहुत से हमास के सैनिक इजराइल के आईडीएफ के सैनिक वर्दी के नीचे ना ट्रैक सूट पहनते थे। जब देखते थे कि अब हम फंसेंगे या मरेंगे या कुछ होगा, तो ऊपर का वर्दी हटाया और ट्रैक सूट में चले गए। किसी कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये इजराइल का सैनिक है। वो धीरे से भाग गया वहां से, क्योंकि दोनों की जबान एक है, दोनों की शक्ल सूरत एक है, लैंग्वेज कल्चर सब तो एक दूसरे को जानते ही है ना। अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का आदमी इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, बांग्लादेशी कौन है, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह वहां भी है, हिब्रू जबान दोनों की है और दोनों ही शक्ल सूरत से एक जैसे हैं। अब वो आईडीएफ वाले, आईडीएफ की कहानी अगर हम सुनाने लगे ना आपको, एक तो ऊपर की वर्दी वर्दी उतारा, बंदूक बंदूक वहीं छोड़ दिया और लोअर टी शर्ट पहना, जूता फूता फेंक के पैदल ही निकल लिया। अब ट्रैक सूट में कोई जा रहा है तो कौन किसको पूछता है कि भैया तुम सैनिक हो कि क्या हो। ऐसा काम आईडीएफ के सैनिकों ने किया है। एक वो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, हिजबुल्लाह के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो जब उनका टैंक चल रहा था ना, टैंक वो लोग यूज कर रहे थे, तो जब टैंक चल रहा था तो ऐसी आवाज तो कभी आईडीएफ के सैनिक, बेचारे रिजर्व सैनिक, सुने ही नहीं थे। वो बेहोश हो जा रहे थे, बंदूक बंदूक लेके गिर जाते थे, फिर उनको पानी वानी छिड़कना पड़ता था, तब वो होश में आते थे, तो कहते कि हम नहीं लड़ेंगे भाई, मार दो गोली चाहे तुम, हम नहीं लड़ेंगे, भाग जाते थे। ऐसा ऐसा वाकया 4.5 लाख सेना का जो दम भरते थे, 1 लाख सेना भी उनकी नहीं बची है इस वक्त। या तो मार दिए गए या कैप्टिव बन गए या भाग गए। इस वक्त आपको लगता है कि उनका आयरन डोम को चलाने वाले आदमी नहीं उनके पास, इसलिए मिसाइलें जाके फट रही हैं। आयरन डोम को चलाने के लिए भाई वो 24 घंटा, एक आदमी 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता स्क्रीन के सामने। वो भी एकदम पलक झपकना भी नहीं चाहिए, कहां से कब को, वो भी तो आदमी चलाते हैं ना उसको। तो ये हालत हो गई है आईडीएफ की। आईडीएफ के परिवार के लोग वहां ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और इजराइल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सैनिक खोज रहा है, वैकेंसी निकाला है, भारी भरकम पैकेज के साथ वैकेंसी निकाला है। कोई जाने को तैयार नहीं, वैकेंसी भरने को तैयार नहीं। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आईडीएफ अब खोज रहे सैनिक। अब उनसे क्या होगा? इसलिए अब यही बात जो है, अब इजराइल अपना, देखिए मैंने कल आपसे बात कही थी कि नेतन्याहू बीमारी का नाटक करके अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष के दबाव का उनको पता है कि हमको नो कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ेगा और ज्यादा बुरी हार, बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए बेइज्जती के डर से वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और हॉस्पिटल का बहाना करके अपना चार्ज देके, उनको पता है कि नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ आएगा और हम फेस नहीं कर पाएंगे। और जब नो कॉन्फिडेंस होगा, पूरा इजराइल खोजेगा नेतन्याहू को, कहां गए कहां गए, पूरा इजराइल खोजेगा, सड़क पर उतर के देख लीजिएगा। जिस दिन वो पावर से हटे, इजराइल की जनता उनको छोड़ेगी नहीं। उनको भी चार्टर्ड प्लेन करके, जैसे सीरिया के अल बसर भाग गए ना वहां रूस, वैसे इनको भी अमेरिका जाना पड़ेगा। एक एक जनता खोजेगी उनको। 2 लाख सैनिकों के परिवार के लोग खोज रहे कि कहीं बाहर निकल जाए वो। जिस दिन नेतन्याहू हटे अपनी कुर्सी से, जिस तरह से बशर अल असद गए वहां जहाज चार्टर्ड प्लेन से रूस, उसी तरह से ये अमेरिका जाएंगे, इजराइल में रह भी नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूं, आज देख लीजिएगा आप, 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा अगर सरकार गिर गई उनकी तो ये जो मसला इजराइल, सही कहा फिरोज अहमद भाई ने, कि सही कहा कि यूक्रेन को बर्बाद किया, इजराइल को भी बर्बाद किया और फिलिस्तीन को भी बर्बाद किया, गजा के लोगों को भी बर्बाद किया। अमेरिका ने इजराइल को भी नहीं छोड़ा, उसको भी चढ़ा करके मरवाया, उसको चढ़ा के बर्बाद किया, और यूक्रेन के जेलेंस्की को भी चढ़ा के बर्बाद किया। ये तो अच्छा हुआ कि ताइवान बच गया, समझ गया उनकी चाल को, क्योंकि ताइवान अगर उनके चाल में फंसा होता ना, आज चाइना के हाथों वो भी पिट रहा होता। ये बहुत अच्छा हुआ ताइवान के सूझबूझ का मैं परिचय दे रहा हूं कि ताइवान ने अच्छा किया
कि अमेरिका के चालबाजी में नहीं फंसा, नहीं तो आज चाइना के हाथ वो पिट रहा होता। ये जो पूरा सीन आज पूरी दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड वार, ये कौन लोग है भाई जो थर्ड वर्ल्ड वार इतना बेचैन है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए? कौन लोग है ये लोग जो युद्ध के लिए इतना बेचैन? कौन है भाई? हथियार किसको बेचना है अपना? कौन बना के रखा है दुनिया का हथियार? उसको अपना हथियार बेचना है, तो वही लोग चाह रहे कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, वही चाहेंगे ना। तो जिसको अब ये तो दुनिया को समझना है कि भैया हमारी, अरे भाई जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं हथियारों पर, अगर इतना पैसा पूरी दुनिया में अफ्रीकन कंट्रियां गरीब हैं, एशिया की कंट्रियां गरीब हैं, उनको मदद कीजिए, स्कूल अस्पताल, दुनिया के मानवता का काम कीजिए ना। आप तो मानव को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका तो पूरी दुनिया का कल्प्रिट है, पूरी दुनिया का गुनहगार है। वो पूरे खून, जितनी भी खून बहे हैं दुनिया के अंदर, उन सब का गुनहगार अमेरिका है। सारे खून का हिसाब अल्लाह ताला उनसे लेगा, अमेरिका से। और अमेरिका का अब बदतरीन हाल होना है। आप जान लीजिए कि जिस तरह से ब्रिटेन जो है खत्म हो गया सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, अब अमेरिका का नंबर है। अमेरिका भी ऐसे ही जाएगा जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन खत्म हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस तरह से वो पूरी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था जिसके राज्य में, आज वो अकेले छोटा सा देश लेकर रह गया। यही हाल अब अमेरिका का होने वाला है। भाई इतनी लड़ाइयों पे इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा तो आप ह्यूमैनिटी में खर्च करो, दुनिया के लोग सुखी हो जाएंगे। जमीन, कितना जमीन चाहिए तुमको? कितना पैसा चाहिए? कितना तुमको पूरी दुनिया का मालिक बनने चले हो आप? सबको मार दोगे तो मालिक किसके बनोगे? दुनिया को आप खत्म कर देंगे तो दुनिया का बादशाही खत्म। हम अपने पूरे गांव को मार डालें, फिर गांव में क्या हम अकेले रहेंगे? अकेले रह के करेंगे क्या हम, जब हम पूरे गांव को मार डालेंगे? तो ये बात तो समझना चाहिए ना। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया बोल रही है। पहले लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिए हैं। अब सबको ये बात समझ में आ रही है कि भाई जमीन पर लड़ने से अच्छा पहले टेबल पर लड़ लो। अगर टेबल की लड़ाई ना माने तो फिर लड़ना होगा। अब ये जो नेटो कंट्री बन गया, यूएसएसआर बन गया, इधर अफ्रीका में भी सब बन गया, तो ये सारी दुनिया अब 3 हिस्से में बट गई है। अब कोई कमजोर नहीं है, कोई किसी से दब नहीं रहा है। यूक्रेन इतना कमजोर होके भी तो रूस को मार दिया ना, इतना बड़ी मार। तो ये जान लीजिए, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हथियार की तिजारत बंद करने से गरीबी पर ध्यान दे, इम्यूनिटी पर ध्यान दे, मानवता पर ध्यान दे। एक जहाज 2200-2300 करोड़ का पड़ता है, उस 2200-2300 करोड़ में मुमताज भाई हमारे पूरे देश में, भारत के अंदर बता रहा हूं, हर तहसील में एक अस्पताल खुल सकता है उतने पैसे से। हर तहसील में एक अस्पताल खुल जाएगा उतने पैसे से। हर तहसील में 4-4 अस्पताल खुल जाएगा उतने पैसे से। स्कूल खुल जाएगा। जो काम हम इतना लड़ाई पे खर्च कर रहे, दुनिया खर्च कर रही है पैसा, उसको तो मानवता पे खर्च करना चाहिए। लेकिन चूंकि जिसको हथियार बेचना है वो बार बार कह रहा है तीसरा विश्व युद्ध। अरे कौन है भाई ये तीसरा विश्व युद्ध कराने के लिए इतना बेचैन कौन है? तो एक बात तो जान लेना चाहिए कि जिसके पास हथियार की मंडी है वही खरीदार ढूंढ रहा है, वही युद्ध कराना चाहता है। अब तो दुनिया को समझ आ जानी चाहिए। ये मुमताज। तो नाज़रीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। 7 लोगों ने अब तक हमारी मेंबरशिप को कबूल किया और उम्मीद है कि आप भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।